हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। ये वीडियो बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर। तो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहता है ये लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में ना हम ट्रिक यूज़ करेंगे एक, ताकि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आ जाए। तो एक बहुत ही स्वीट सा ट्रिक मैंने यूज़ किया है, जो मैंने लर्न करने के लिए यूज़ किया था, वही आपके साथ में शेयर करूँगी। बने रहना वीडियो पर मेरे साथ। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखिए, लिटरेचर हैज़ टू मेन साइड्स। लिटरेचर की दो मेन साइड्स होती हैं। वन साइड इज एंजॉयमेंट, यानी लिटरेचर को जब भी हम देखते हैं और समझते हैं तो एक तो एंजॉयमेंट के लिए उसको पढ़ते हैं, है ना, और दूसरा उसको समझने के लिए। यानी दो मेन साइड्स होती है लिटरेचर की। बहुत आराम आराम से समझेंगे ना, टाइम को लेकर बैठना, यानी टाइम पूरा अच्छे से लेकर बैठना और ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिटरेचर टू मेन साइड्स रखता है, एक एंजॉयमेंट और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी रीड अ पोएम, यानी लिटरेचर के ही ये पार्ट्स होते हैं। पोइट्री हो गई, स्टोरी हो गई, प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब लिटरेचर के ही तो पार्ट्स हैं। तो जब भी हम किसी पोएम को पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, प्ले को पढ़ते हैं, तो वी ऑफन फील प्लेजर, एक्साइटमेंट और वंडर। एट फर्स्ट वी सिंपली एंजॉय दिस वर्ड, बट ग्रेजुअली, मतलब सिंपली तो हम कहानी कोई होगी उसको एंजॉय करेंगे, पोएम है उसको एंजॉय करेंगे, फर्स्ट तो हमारा यही होता है। लेकिन धीरे धीरे हम उसे समझते हैं। और कैसे? इट मोर डीपली। धीरे धीरे जब हम ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, मीन्स पोएम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हमने बहुत सारी पढ़ी पोएम्स, तो फिर हम उसे समझने की कोशिश शुरुआत करते हैं। यानी वी बिगिन टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली। बिहाइंड एवरी वर्क ऑफ लिटरेचर, हमें समझ में आने लगती है ये चीज़ें। हमें ना, जब भी हम किसी वर्क को पढ़ते हैं, लिटरेचर के किसी भी वर्क को, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम उसी वर्क से रिलेटेड समझते हैं। क्या क्या? कि एक राइटर है इसके पीछे, किसी भी वर्क को लिखा है, साहित्य के किसी भी वर्क को अगर किसी ने लिखा है, किसी लेखक ने लिखा है, तो उस लेखक के पीछे भी, यानी उस राइटर के पीछे भी क्या सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, क्या सोसाइटी, क्या उसके एंसेस्टर्स रहे हैं, किस तरह का माहौल रहा है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और कहीं ना कहीं राइटर का इम्पैक्ट जो है उन चीज़ों के ऊपर आता भी है। तो बिहाइंड एवरी वर्क ऑफ लिटरेचर देयर इज अ राइटर, एंड बिहाइंड द राइटर देयर इज द सोसाइटी एंड द एज इन विच ही लिव्ड। The thoughts, emotions, and ideas of that age are often reflected in the writer's work. Therefore, to fully understand literature, यानी लिटरेचर को completely समझने के लिए, we should also know about the historical period in which the work was written. हमें historical period के बारे में भी जानना चाहिए, है ना। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज हाउ लिटरेचर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज डेवलप्ड ओवर टाइम। और हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जब भी स्टडी करते हैं ना, तो जानते हैं कि कैसे लिटरेचर जो है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा है, वो लिटरेचर किस तरह से समय के साथ साथ डेवलप हुआ है। हम केवल इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लिटरेचर लिखा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी हर एक लैंग्वेज का अपना अपना लिटरेचर है ना। तो पीरियड के वाइज जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो पीरियड वाइज उसमें कुछ कुछ चेंज आते चले जाते हैं। यही हमारा मेन मकसद होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का। तो सिंस लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी इन विच इट इज रिटन, स्टडिंग लिटरेरी हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स अस, हमारी मदद करती है। किस चीज के लिए? समझने के लिए। द कल्चर, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट एजेस। क्लियर? ओके। इंग्लिश लिटरेचर डिड नॉट अपीयर सडनली, यू नो इट वेरी वेल। इंग्लिश लिटरेचर एकदम से नहीं आया है। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली फॉर्म एकदम से नहीं आई है। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप हुई है। गॉट इट? इट डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर मैनी सेंचुरीज। इन द बिगनिंग, शुरुआत के अंदर, मच ऑफ द लिटरेचर एग्जिस्टेड एज ओरल स्टोरीज एंड पोएम्स। लेकिन बाद में, लेटर, these stories were written down, and as the English language developed, literature became richer and more varied. देखिए, हम बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी। बहुत सारे लिसनर्स जो हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैम हिंदी ज़्यादा यूज़ किया कीजिए। बहुत सारे लिसनर्स कहते हैं मैम इंग्लिश ही यूज़ किया कीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आप हिंदी मत यूज़ किया कीजिए। तो मेरा डिलेमा जो है ना, उसको क्रिएट मत करवाया करो, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज ज़रूरी हैं। तो बाइलिंगुअल ही चलने दो। बाइलिंगुअल से क्या है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम पीरियड्स जान लेते हैं, ठीक है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सबसे फर्स्ट
जिसे एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद में आया था द मिडिल इंग्लिश पीरियड, फिर द रेनेसा। अब ये जो नेम है ना, इनको मैं आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक, यानी बहुत आसान से ट्रिक जिससे मैंने लर्न किया था जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने खुद लर्न किया, और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाला ट्रिक जरूर बताती हूँ ताकि उन्हें भी याद हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस ट्रिक की कोई ऑथेंटिसिटी है कि भाई बहुत ऑथेंटिक है, किसी बुक में लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैंने खुद बनाया है, खुद लर्न किया था इस तरीके से, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे साथ शेयर करूँ, इस वजह से मैंने इसको डाला है। तो फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, देन मिडिल इंग्लिश पीरियड, आफ्टर दैट रेनेसा मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, फिर न्यू क्लासिकल पीरियड आया, न्यू क्लासिकल आया, फिर उसके बाद में रोमांटिक आया, विक्टोरियन आया, देन मॉडर्न पीरियड, आफ्टर दैट पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड द कंटेम्प्रेरी पीरियड मीन्स नाउ यू नो। तो कैसे मैंने याद किया था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरीके से इसको याद किया था कि पहला हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ठीक है। तो हमने इसको एक थोड़ा सा फ्रेम कर लिया कि एक ओल्ड एज लेडी थी, एक ओल्ड एज लेडी थी, तो इससे याद किया था मैंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसकी मिडिल एज बेटी थी, मिडिल इंग्लिश आया। फिर लाइफ में रेनेसा हुई, दोनों की लाइफ के अंदर नई शुरुआत हुई, तो रेनेसा पीरियड में नई शुरुआत ही हुई थी। तो ओल्ड एज की लेडी थी, उसकी मिडिल एज बेटी थी, लाइफ में उनके रेनेसा हुई यानी नई शुरुआत हुई। तब नियो क्लासिकल रूल मानने लगे, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ रूल्स बनाए, उनको ये मानने लगे। फिर लाइफ में सब रोमांटिक होने लगा, अच्छा अच्छा होने लगा, रोमांटिक पीरियड आया। एक दिन विक्टोरियन डिसिप्लिन आ गया, इनकी लाइफ के अंदर एक विक्टोरियन डिसिप्लिन कोई आ गया जिसकी वजह से इनकी दुनिया मॉडर्न हो गई। और फिर आते आते क्या हुआ, एक पोस्ट मॉडर्न और आया और कंफ्यूजन बढ़ने लगा, और अब हम कंटेम्प्रेरी टाइम में हैं। इट मीन्स देखिए, मैंने इस तरह से इसको याद किया था कि एक ओल्ड एज लेडी थी, उसके मिडिल एज की बेटी थी, रेनेसा उनके जीवन में हुआ यानी नई शुरुआत उनके जीवन में हुई, तो उन्होंने कुछ नए नए रूल बनाए, यानी नियो क्लासिकल पीरियड आया, नए नए रूल बनाए। फिर जीवन में सब रोमांटिक रोमांटिक सा हो गया। एक दिन आया कि विक्टोरियन डिसिप्लिन बनने लगा, यानी एक विक्टोरियन आया जिसने डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करी। फिर मॉडर्न हो गए वो लोग, यानी उनकी दुनिया जो है वो मॉडर्न हो गई। और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया जिसमें कंफ्यूजन बढ़ने लगा, और आज वो कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ में जी रहे हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इसको याद किया था, आपको बेस्ट लगे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना। याद करने का तरीका अगर इजी लगे तो, मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया था इससे। इससे क्या है, आपको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएगा। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड, देन मिडिल, देन रेनेसा, आफ्टर दैट नियो क्लासिकल, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन ईरा, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड। क्लियर। अब अपन एक एक उठाते हैं, यानी एक एक उठाएंगे ब्रीफली ब्रीफली, है ना, बहुत आराम आराम से करेंगे इसको। डिटेल में भी एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ना, क्योंकि क्या है कि डिटेल में पढ़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, जो ये टाइम पीरियड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है। 450 से 1066 तक ये माना जाता है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश को जब अपन वाइडली पढ़ते हैं ना, तो इस पीरियड को आप 450 से 1066 तक मानते हैं, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिगन अराउंड 450 एडी। अब ये एडी समझ लो पहले आप, क्योंकि कहीं एडी होता है, कहीं बीसी होता है ना, ये ईयर के बाद में लिखा होता है। तो एडी का मतलब एनो डोमिनाई या फिर एनो डोमिनी होता है, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। क्राइस्ट का जन्म जब हुआ था ना, वो टाइम, उस टाइम, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन बीसी भी आता है कहीं कहीं लिखा हुआ, तो वो होता है बिफोर क्राइस्ट। वो क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। क्लियर। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की शुरुआत कब हुई, अराउंड 450 एडी, व्हेन जर्मनिक ट्राइब्स जो है, जिनमें एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स थे, माइग्रेटेड टू ब्रिटेन आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द रोमन फोर्सेस। क्लियर। यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। इट begins around 450 AD when Germanic tribes started settling in Britain and ends in 1066 when the Norman conquest changed English society and language. Okay. A major turning point occurred in 1597. अब अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बुक्स में
कोई और ईयर लिखा होता है, किसी बुक में कोई और ईयर लिखा होता है, तो इस तरह से ना चेंजेस आए थे अलग अलग। तो कुछ लोग 450 उठाते हैं, कुछ लोग जो है वो कोई और ईयर उठा लेते हैं, उसके रीजंस हैं। तो क्या हुआ कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1597 एडी के अंदर, व्हेन सेंट ऑगस्टाइन केम टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में आए सेंट ऑगस्टाइन एंड बिगन कन्वर्टिंग द एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शंस जो थे उनको क्रिश्चियनिटी में बदलना उन्होंने स्टार्ट किया। दिस इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिलीजियस आइडिया इनटू एंग्लो सेक्शन कल्चर। जब हम इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं तो हम टाइम जो है ना कहीं कहीं चेंज भी देखते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट आया था 1597 में। बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली इसको आप याद करते चलो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस टाइम वाज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। इस समय पे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था, who defended England from Viking attacks and encouraged education and learning। एजुकेशन एंड लर्निंग को एनकरेज किया। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंडेड इन 1066। अर्लियर मैंने आपसे डिस्कस किया कि 1066 में ये एंड हुआ। कैसे एंड हुआ आपको पता है, नॉर्मन कन्क्वेस्ट ने हेस्टिंग बैटल में किंग हेराल्ड को हरा दिया था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये खत्म हुआ था। इट मीन्स जो जिसकी बात हम कर रहे हैं ना नॉर्मन, ये कौन था, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था जिसका नाम था विलियम द कॉन्करर। defeated the English king Harold at the Battle of Hastings. After this event, French became the language of the ruling class and marking the beginning of the Middle English period. ठीक है, the language used in this period, इस समय पे जो लैंग्वेज यूज की जाती थी इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कहा जाता था उसको, या फिर एंग्लो सेक्शन बोलते थे। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो डिफरेंट थी। सो इट ऑफन लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज टू रीडर्स टुडे। आज के रीडर्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट। ओल्ड इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मेनिक लैंग्वेजेस, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कुछ ट्राइब्स जो थे उनका इन्फ्लुएंस था, है ना। तो इट डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मेनिक लैंग्वेजेस ब्रोड टू ब्रिटेन बाय द एंग्लो सेक्शन settlers. Its grammar was quite complicated. ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की भी नीड नहीं है। Many words changed their ending to show their meaning in a sentence. सिर्फ कि many words changed their endings to show their meaning in a sentence. For example, Old English words changed their ending like this. इस तरह से बदलता था कि किंग के लिए साइनिंग, साइनिंग्स ऑफ द किंग के लिए यूज कर लेते थे। एक इंपॉर्टेंट फीचर और था ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के अंदर, वो था एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत यूज करते थे। इंस्टीड ऑफ यूजिंग राइम, राइम को यूज करने के बावजूद, मतलब उसके अलावा इंस्टेड ऑफ यूजिंग राइम के राइम यूज करें उसके बावजूद पोइट्स रिपीट करते थे सेम स्टार्टिंग साउंड्स इन वर्ड्स टू क्रिएट रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट। ओके, तो ग्रामर भी कॉम्प्लिकेटेड थी, लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग थी। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर डेवलप्ड फ्रॉम एन ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन से डेवलप हुआ था। कैसे कि पोएम्स एंड स्टोरीज वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय ट्रैवलिंग पोइट्स कॉल्ड स्कॉप्स। जो ट्रैवलिंग पोइट्स होते थे ना, सुनाते गुनगुनाते गाते थे, तो उनको स्कॉप्स बोला जाता था। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज एलिट्रेशन, यू नो, विच मीन्स रिपीटिंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, राइट। इंस्टेड ऑफ राइम्स, poets uses alliteration to create rhythm, correct, कि instead of rhymes poet uses alliteration to create rhythm। मेन फोकस इस चीज पर होता था उनका। और एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो था दैट इज यूज ऑफ कनिंग्स। कनिंग्स का मतलब होता है क्रिएटिव कंपाउंड एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब समथिंग इन एन इमेजिनेटिव वे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कैसे यूज किया, इनको कैनिंग्स बोलते थे। कैनिंग्स क्या था, सी के लिए जैसे कि वेल रोड यूज किया उन्होंने, बॉडी के लिए जैसे बोन हाउस यूज किया, हड्डियों का घर, ओके। किंग के लिए रिंग गिवर, क्योंकि राजा महाराजा क्या करते थे पहले के कि जैसे किसी की कोई पोएम पसंद आ गई, पोएम कोई सुना रहा है वो पसंद आ गई, तो राजा क्या करता था, अपनी अंगूठी उतार के दे दी, अपने हार गले का उतार के दे दिया, या कोई और गिफ्ट दे दिया। तो रिंग गिवर किंग के लिए यूज कर लिया वर्ड, बॉडी के लिए बोन हाउस यूज कर लिया, सी के लिए वेल रोड यूज कर लिया, बिकॉज वेल जो है वो सी के अंदर मिली, दैट्स वाई। यानी कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, ये वो अपनी सहूलियत के हिसाब से करते थे। अब अपन देखते हैं कि एजेस और मूवमेंट्स कौन कौन से रहे इसमें। ऑल्दो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फ्रॉम
450 to 1066 is generally treated as one era, you know very well. ना? So scholars identify a few important stages, और वो stages थी, the first one is pagan age. Pagan means the heroic age you can say, and the pagan भी जो कि 750 से 450 से 700 तक रही है. क्लियर? 450 से 700 तक. तो लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द वॉरियर कल्चर ऑफ द एंग्लो सेक्शन. इसके अंदर जो लिटरेचर था ना, उसके अंदर आपको मतलब जो लिखा हुआ मिलता था, उसके अंदर आपको थोड़ी झलक जो थी वो वॉरियर कल्चर की दिखाई देती थी, वो भी एंग्लो सेक्शंस की. पोएम सेलिब्रेटेड हीरोइज्म, पोएम के अंदर हीरोइज्म देखने को मिलता था, लॉयल्टी देखने को मिलती थी, फेट देखने को मिलता था, एंड द एपिक ब्यूवुल्फ रिप्रेजेंट दिस ट्रेडिशन. ब्यूवुल्फ जो है वो इसी ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद में नॉर्थम्बरियन रेनेसा आया, मीन्स द नॉर्थम्बरियन रेनेसा, ये 650 to 800 रहा है. इट बिकेम अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड क्रिश्चियन कल्चर. यहाँ पे मोंक ने राइटिंग जो है वो अर्लियर जो पोएम्स थी, ओरल पोएम्स जो थी, उनको लिखना स्टार्ट किया. मोंक्स बिगन राइटिंग डाउन अर्लियर oral poems and composing religious literature. Monks ने start करा था. They began writing down earlier oral poems and composing religious literature. Important figures including Bede and Cadman. The Alfredian period. उसके बाद में 1871 to 1066 अल्फ्रेडियन पीरियड कहलाता है. ये किंग जो थे, किंग एल्फ्रेड, उसके टाइम में था. द ग्रेट रेन, एजुकेशन एंड लर्निंग वर रिवाइव्ड. उसके टाइम के अंदर एजुकेशन और लर्निंग जो है रिवाइव हुई. लेटिन वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड प्रोज राइटिंग डेवलप. लेटिन जो वर्क थे ना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एंड प्रोज राइटिंग डेवलप. द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल इज एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस टाइम, इस टाइम का. क्लियर? अब हम मेजर ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं. एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है ना पूरा, और डिटेल में तो हम स्टडी करेंगे, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को उठाएंगे. ठीक है? ब्यूवुल्फ एनोनिमस है. द एपिक पोएम ब्यूवुल्फ इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अपन बात करते हैं तो ब्यूवुल्फ का जिक्र जरूर आता है. उसके अलावा कैडमोन इज ऑफन रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट नॉन इंग्लिश पोइट. ओके, उसके अलावा मीन्स मेजर ऑथर्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं. जो मेजर ऑथर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, या फिर मेजर वर्क्स जो है उनके बारे में बताया गया. द वनरेवर बेडे, मोंक एंड हिस्टोरियन थे. ये एक मोंक थे, हिस्टोरियन थे. हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री. फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री. ठीक है? तो मिसगाइड मत होना, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी इनको कहा जाता था. द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ये जो था ये कलेक्शन था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स था जो कि मोंक्स के द्वारा लिखा गया. ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर था. अब मिडिल इंग्लिश पीरियड जो कि 1066 से 1500 तक माना जाता है, वो क्या था कि द मिडिल इंग्लिश पीरियड बिगन विद एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री कॉल्ड द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, जो 1066 के अंदर हुआ था, है ना. 1066 के अंदर क्या हुआ था? नॉर्मन कन्क्वेस्ट ने हेस्टिंग बैटल में किंग हेराल्ड को हरा दिया था, है ना. इन दिस बैटल विलियम द कन्क्यूरर डिफीटेड हेराल्ड सेकंड एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग एंड बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का शासक बन गया था. आफ्टर द कन्क्वेस्ट, जीत के बाद में, इंग्लैंड बिकेम अ मल्टीलिंगुअल कंट्री. इंग्लैंड बन गया मल्टीलिंगुअल कंट्री. फ्रेंच वॉज यूज बाय द रूलिंग क्लास. अब देखिए अलग अलग लैंग्वेज यूज होने लगी. फ्रेंच वाज यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास एंड द रॉयल कोर्ट. क्लियर? लैटिन वाज यूज्ड बाय द चर्च एंड स्कॉलर्स. सेकंड लैंग्वेज. थर्ड वन इज इंग्लिश वाज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल एज वी आर, बट वाज नॉट वाइडली यूज्ड इन लिटरेचर एट फर्स्ट. क्लियर हुआ हमारा? तो मल्टीलिंगुअल हो गया. द लैंग्वेज ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश. इट डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश बट वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय Norman, French and Latin. Because of this influence, many French words entered English. बहुत सारे French words आ गए English के अंदर, especially in areas like law, government and culture. इसके अंदर सबसे ज़्यादा शामिल हुए words such as कोर्ट, जज, ब्यूटी, रॉयल. ये फ्रेंच से आए हैं ये वर्ड. मिडिल इंग्लिश ग्रामर बिकेम सिंपलर देन ओल्ड इंग्लिश. थोड़ी सी सिंपल हुई एंड मैनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड एंडिंग डिसअपियर्ड.
However, spelling was still not fixed. अभी भी spelling fix नहीं हुई थी. The East Midland dialect spoken around London later became the basis of modern standard English. ये base बनी modern standard English का. Toward the end of the period, the great vowel shift began. Great vowel shift began, which gradually changed English pronunciation. धीरे धीरे English pronunciation को बदला जाने लगा. Middle English literature became more varied than Old English literature. Earlier literature mainly focused on heroic poetry. जो अर्ली लिटरेचर था ना उसके अंदर हीरोइक पोइट्री, क्योंकि ओल्ड में भी तो यही हो रहा था, तो यहाँ अर्ली तो लिटरेचर जो था वो हीरोइक पोइट्री पर ही जोर दे रहा था. बट मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूडेड रोमांस, क्योंकि अर्लियर के अंदर हीरोइक पोइट्री ज़्यादा लिखी गई, पर मिडिल इंग्लिश के अंदर क्या हुआ, रोमांस भी आया, रिलीजन भी आया, मॉरलिटी भी आया, और एवरीडे लाइफ के बारे में भी लिखा जाने लगा. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म वाज द शिवालिक रोमांस विच टोल्ड स्टोरीज अबाउट नाइट्स, जो कि नाइट्स वगैरह की कहानी होती थी, हीरोइक एडवेंचर्स वगैरह बताए जाते थे, या फिर कोर्टली लव जो उसके बारे में बात होती थी. रिलीजन ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर बिकॉज द चर्च कंट्रोल एजुकेशन एंड लर्निंग, क्योंकि चर्च जो है वही शिक्षा वगैरह दे रहा था, बच्चों को पढ़ाने का काम, लोगों को एजुकेट करने का काम चर्च में किया जाता था. सो रिलीजन भी बहुत ग्रेट जो है इन्फ्लुएंस लिटरेचर के ऊपर डाल रहा था. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वॉज एलिगरी, where characters represent abstract ideas such as virtue, greed, sin, death. Drama also developed during this period. इस पीरियड में ड्रामा भी डेवलप होने लगा. अब हम एजेस और मूवमेंट की बात कर लेते हैं जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर हुए. तो मेनली 3 मेन फेजेस आए यहाँ पे. एक तो था द एंग्लो नॉर्मन पीरियड जिसकी हमने बात करी, जो कि 1066 से 1340 तक रहा. इस टाइम में फ्रेंच और लैटिन जो है वो डोमिनेट कर रहा था लिटरेचर में, बिकॉज द रूलर स्पोक फ्रेंच, क्योंकि शासक जो थे वो फ्रेंच बोल रहे थे, और इंग्लिश वॉज मेनली स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल. तो मोस्ट राइटिंग्स वर रिलीजियस वर्क्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसलेशंस फ्रॉम लैटिन टू फ्रेंच, लैटिन और फ्रेंच. ओके, देन आते हैं द एज ऑफ चौसर. ये मेन राइटर है. चौसर से पहले का जो लिटरेचर है ना वो जो भी रहा हो, लेकिन चौसर जो है इनके नाम से ही इनकी एज को जाना जाता है. इनकी मतलब तुलना ही नहीं है कोई, ये मान के चलिए आप. 1340 से 1400 तक का टाइम जो है वो एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है. दिस पीरियड saw the revival of English as a literary language. The most important writer was Geoffrey Chaucer, who showed that English could be used for serious and artistic writing. His works are known for realism, humor and understanding of human nature. और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इसी टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाएंगे, तब डिटेल से पढ़ेंगे. इनके बारे में बहुत कुछ है पढ़ने को. इसके बाद द 15th सेंचुरी, यानी जिसको बैरन एज बोला जाता है, 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ था ये पीरियड. तो ये 1400 से 1500 तक चला. दिस पीरियड इज समटाइम्स कॉल्ड द बैरन एज. पता है आपको क्यों? बिकॉज फ्यूअर ओरिजिनल वर्क्स वर प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई मैनी राइटर्स सिंपली इमिटेट चौसर. ज्यादातर चौसर को इमिटेट ही करने लग गए थे, तो बैरन निकली ये एज, तो नाम ही इसका बैरन एज हो गया. However, this period was still important because it prepared the way for the Renaissance. क्योंकि रेनेसा के लिए रास्ता तैयार हो रहा था ना, तो थोड़ा तो important था. The introduction of printing and renewed interest in classical learning helped bring a new literature. सबसे बड़ा जो ये कहिए आपकी लिटरेचर के अंदर ही नहीं, आप कहिए स्टडी के अंदर भी, अगर सबसे बड़ा अगर कोई आविष्कार हुआ ना तो वो प्रिंटिंग थी, जो इस एज के अंदर आई. हाँ, आगे पढ़ते हैं. मेजर ऑथर्स जान लेते हैं कौन कौन से थे. सबसे पहले नंबर पे जॉफरी चौसर. चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. फादर, आप सोचिए, आप मेन तो ये है, पिता ही है ये तो इंग्लिश लिटरेचर के. हिज फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी. विलियम लैंगलैंड थे. द पर्ल पोइट थे, एनोनिमस अननोन पोइट रोट सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट एंड पर्ल. जॉन गॉवर एंड थॉमस मैलोरे. इसके बाद अब हम पढ़ेंगे द रेनेसा, अर्ली मॉडर्न पीरियड या रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहते हैं इसको. 1500s में शुरू हो गया था, 1660 तक चला. ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, वो आपको बताएंगे. इट बिगन इन इटली. ओके, लेटर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप इंक्लूडिंग इंग्लैंड. ओवरऑल ये आपने याद रखना है. द वर्ड रेनेसा
इसी को अगर उठाएं तो इसका मतलब ही रीबर्थ होता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है. इट रेफर्स टू द रिन्यूड इंटरेस्ट इन द क्लासिकल लिटरेचर, आर्ट, philosophy of ancient Greece and Rome. In England, the Renaissance flourished under the Tudor and early start monarchs. The reign of Queen Elizabeth 1558 से 1603 is known as the golden age of English literature. अगर golden age पूछी जाए ना English literature की, तो वो क्या है? वो क्वीन एलिजाबेथ का टाइम है. क्वीन एलिजाबेथ का टाइम रहा है, वो गोल्डन पीरियड रहा है, मीन्स गोल्डन था वो एज इंग्लिश लिटरेचर के लिए. उससे मतलब जितना ज़्यादा प्रोग्रेस जो है इस टाइम में हुआ है लिटरेचर में, कहते हैं कि उतना किसी भी टाइम में नहीं हुआ है. क्लियर? तो आगे बढ़े, देखिए. Toward the end of this period, King Charles I was executed and Oliver Cromwell established a Puritan government. The Renaissance period ended in 1660 when the monarchy was restored under Charles II. एक्चुअली हुआ क्या था वो मैं आपको बताती हूँ. इन इंग्लैंड द रेनेसा डेवलप्ड मेनली अंडर द ट्यूडर एंड अर्ली स्टार्ट मोनार्क, यानी द रेन ऑफ एलिजाबेथ जो कि चला 1558 से 1603, मैंने आपको बताया. और इसी को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि ड्रामा, पोइट्री और एक्सप्लोरेशन जो है ना इसी पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नेशनल प्राइड क्रिएटेड है फेवरेबल एनवायरनमेंट ऑल्सो. जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला इस समय पे. अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जब हेनरी एट्थ separated the English church from the Roman Catholic Church in 1534. Religion and politics in England changed dramatically. The Bible began to be translated into English, allowing ordinary people to read it. हम लोगों को अलाउ करने लगे उस समय पे. अपने आप से आप पढ़ सकते हो. पहले क्या चर्च में पढ़ाया समझाया जाता था, तो ट्रांसलेट हुई बाइबल लोगों को अलाउ कर दिया गया कि आप पढ़ सकते हैं. दिस इंक्रीज लिटरेसी एंड एनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग. फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है ना वो डेवलप हुई. और द प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476 also played a crucial role in spreading ideas. फिर आइडियाज जो है वो स्प्रेड होने लगे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो 1476 के अंदर ही आ गई थी, है ना, जो कि इंग्लैंड के अंदर थी. इसने तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था. बुक्स बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल विच हेल्प्ड इंक्रीज एजुकेशन एंड स्टैंडर्डाइज द इंग्लिश लैंग्वेज. ये जो पीरियड था ये एज ऑफ डिस्कवरी भी कहलाता है, बिकॉज एक्सप्लोर करता सच एज सर फ्रांसिस ड्रेक, सर वॉल्टर रैले traveled to distant land, expanding Europe knowledge of the world. These discoveries inspired writers to imagine new societies, culture, possibilities. So the Renaissance was strongly influenced by humanism, an intellectual movement that emphasized the value and potential of human beings. क्लियर? अब हम जान लेते हैं इसकी लैंग्वेज को. द लैंग्वेज ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश. इसकी लैंग्वेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है. मेजर चेंज वाज द ग्रेट वोवल शिफ्ट which gradually changed the pronunciation of English vowels, bringing it closer to modern English. यानी जो modern English है ना आज की, उससे थोड़ा सा closer आ गया था. यानी आज जो English हम समझते हैं लगभग उसके सिमिलर सी होने लगी थी. ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लिश बिकेम मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सप्रेसिव. प्रिंटिंग एंड एजुकेशन हेल्प्ड मेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मोर consistent. Writers commonly used the London dialect, which later became the basic of standard English. The vocabulary expanded greatly as many Latin, Greek, French and Italian words entered English to express new scientific philosophical ideas. इनको सबको शामिल किया जाने लगा. Renaissance literature is known for creativity. Renaissance literature क्रिएटिविटी के लिए जाने लगा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए जाने लगा, एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन. राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर. वन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द पीरियड इज ह्यूमनिज्म, जैसा मैंने आपको बताया, विच एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाँ, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल. राइटर्स रिवाइव्ड क्लासिकल लिटरेरी फॉर्म सच एज एपिक, रिवाइव करने लगे सटायर एंड पास्टोरल पोइट्री while developing new style. नई स्टाइल्स भी डेवलप होने लगी. ड्रामा बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म इस समय में.
performed in public theaters and enjoyed by people of all social classes. Playwrights widely used blank verse, unrhymed iambic pentameter use करने लगे. Poetry flourish हुई, especially sonnet, a 14-line poem. अब इसके अंदर भी कुछ एजेस मूवमेंट यानी कुछ फेजेस आए, मीन्स 5 फेजेस जो है ना रेनेसा इंग्लिश रेनेसा के अंदर यूजुअली माने जाते हैं. फर्स्ट द अर्ली ट्यूडर एज जो कि 1485 टू 1558 मानी जाती है. दिस पीरियड बिगन विद द ट्यूडर डायनेस्टी आफ्टर हेनरी 7th बिकेम किंग. इंपॉर्टेंट पोइट्स वर थॉमस वाइट, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सोरे, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लिश पोइट्री, जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री को इंट्रोड्यूस मतलब सॉरी सोनेट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश पोइट्री के अंदर. द एलिजाबेथिन एज आई फिर उसके बाद में, जो कि 1558 से 1603 तक मानी जाती है. दिस इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज. इसको गोल्डन एज कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का. ये एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल के टाइम की बात है. लिटरेचर एंड थिएटर फ्लरिश हुए और बहुत सारे प्लेज पोएम्स जो है लिखे गए इस पीरियड के अंदर, जो बहुत फेमस भी हुए हैं, जिनके बारे में हम जब पर्टिकुलरली इस एज को डिस्कस करेंगे जब बताएंगे आपको जरूर. फिर जैकोबियन एज भी मानी गई है. जैकोबियन एज जो कि 1603 से 1625 के बीच की है. तो दिस पीरियड कॉरस्पॉन्ड टू द रूल ऑफ जेम्स फर्स्ट. Literature became darker and more serious, focusing on themes such as ambition, corruption, power. क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था. जब इसे पढ़ेंगे ना, जब आप समझेंगे कैसा माहौल था और ऐसा क्यों था लिटरेचर, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि लिटरेचर के अंदर जो थीम है ना, जिस टाइम का जो जिस एज का जिस पीरियड का वो वर्क है, उसका थीम भी उसी से मिलता जुलता आपको मिलेगा. उसे ध्यान से अपन को करना है. उसके बाद में कैरोलाइन एज जो कि 1625 से 1649 के बीच मानी जाती है. This period took place during the reign of Charles I. Charles I के टाइम में poetry developed greatly, especially through the Cavalier poets who wrote about love, beauty, loyalty and enjoyment of life. फिर Commonwealth period, जिसे Puritan interregnum भी बोलते हैं, Puritan age भी कह देते हैं, 1649-1660. After the execution of Charles I, England became a republic under ओलिवर क्रॉमवेल, है ना. चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हो गया, इंग्लैंड जो है रिपब्लिक हुआ अंडर ओलिवर क्रॉमवेल. द प्यूरिटन गवर्नमेंट क्लोज पब्लिक थिएटर. फिर प्यूरिटन गवर्नमेंट ने क्या किया जी, जो पब्लिक थिएटर बने हुए थे ना वो बंद कर दिए. एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट मोरल रूल, और कुछ मोरल रूल लगा दिए लोगों के ऊपर. डिस्पाइट दीज रेस्ट्रिक्शंस सम इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क वर स्टिल रिटन. कुछ मेजर ऑथर आए इस टाइम में जिनमें आप पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर को, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, जॉन डन, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन एंड मैनी मोर. बट कुछ मेजर जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके लिए. अब हम बात करते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड, जो रहा 1660 से 1798. Begin in 1660 with the restoration of the monarchy, when King Charles II returned to the throne and theatres were reopened after Puritan. क्योंकि प्यूरिटन ने क्या किया था, बंद कर दिए थे थिएटर. धर्म वरम की बातें होने लग गई थी. मिल्टन प्यूरिटन एज के मेन माने जाते हैं, और मिल्टन ने आपको पता ही पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन्ड जो लिखी है, आपको पता ही है कि वो भगवान और शैतान के बीच की बातें हैं सारी. तो धर्म वगैरह की ज़्यादा बातें होने लगी थी, थिएटर्स वगैरह बंद कर दिए गए थे. बट क्या हुआ कि उसके बाद में दोबारा से व्हेन किंग चार्ल्स सेकंड रिटर्न, उन्होंने वापस से थिएटर खोल दिए. दिस इज often called the age of reason and enlightenment. एज ऑफ रीजन और एनलाइनमेंट बोला जाने लगा, बिकॉज पीपल एम्फेसाइज लॉजिक, साइंस पे, रैशनल थिंकिंग के ऊपर जोर देने लगे, ट्रेडिशनल और सुपरस्टिशंस को छोड़ने लगे जो कि पुरिटन्स करते थे. द रॉयल सोसाइटी एनकरेज साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन. द टर्म न्यू क्लासिकल का मतलब ही न्यू क्लासिकल होता है. तो राइटर्स एडमायर द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम एंड ट्राई टू फॉलो देयर स्टाइल एंड रूल्स. The period ended 1798 when Wordsworth and Coleridge published lyrical ballad. जब इनकी lyrical ballad publish हुई थी, we started the romantic moment. उसी से शुरुआत romantic moment की हो गई थी. 1798 में जब जब S.T. Coleridge और विलियम वर्ड्सवर्थ की lyrical ballad आई थी, वहाँ से romantic moment की शुरुआत मानी जाती है. लैंग्वेज की बात कर लेते हैं इस पीरियड में. क्लियर लैंग्वेज थी, फॉर्मल लैंग्वेज थी, कंट्रोल्ड लैंग्वेज थी, फोकस था लॉजिक पे, प्रिसाइजन पे और बैलेंस पे. ये चीजें ध्यान में रखते थे. सैमुअल जॉनसन सा डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1755 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्पेलिंग को फिक्स करने में और वर्ड्स को डिफाइन करने में. सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि 1755 में आई थी. पोइट्री फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स, स्पेशली द हीरोइक कपलेट.
पोइट्री स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने लगी, जैसे हीरोइक कपलेट जो है वो जिसमें 2 राइम्स लाइन रहती है आयम्बिक पेंटामीटर में, तो वाइडली यूज्ड बाय पोइट जैसे अलेक्जेंडर पोप जो कि मास्टर माने जाते हैं हीरोइक कपलेट के। लैंग्वेज वाज ऑफन यूज फॉर विट एंड सटायर, लैंग्वेज जो है वो विट और सटायर के लिए यूज होने लगी, वेयर राइटर्स यूज्ड आयरनी, ह्यूमर एंड क्लेवर एक्सप्रेशन टू क्रिटिसाइज सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। राइटर्स फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ डेकम, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी भी तो आने लगी थी ना, तो मीनिंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड सूट द सब्जेक्ट एंड मेंटेन अ काम बैलेंस टोन। Neoclassical literature emphasized order, discipline, and imitation of classical like Greek, Roman models. Writers valued balance, harmony, and symmetry in their work. सटायर वॉज ए मेजर फीचर इस पीरियड का, सटायर जो है ना वो मेजर फीचर था इस पीरियड में। राइटर यूज ह्यूमर, विट एंड आयरनी टू क्रिटिसाइज ह्यूमन प्राइड, फुलिशनेस एंड पॉलिटिकल करप्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो है ना वो ज्यादा दिखावा वगैरह करने में विश्वास करते थे, तो उन चीजों के लिए तो लिटरेचर फोकस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन सेंस। राइटर्स प्रेफर्ड यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर रादर देन पर्सनल इमोशंस और इमेजिनेशन। ये जो पीरियड है इट ऑल्सो सा द राइज ऑफ द नॉवल, इस पीरियड ने देखा है नॉवल को राइज होते हुए। राइटर्स सच एज डैनियल डफे एंड सैमुअल रिचर्डसन रोट प्रोज नरेटिव्स अबाउट ऑर्डिनरी पीपल एंड एवरीडे लाइफ। इनका नाम जाना माना नाम है। तो एजेस मोमेंट यानी 3 मेन फेज आए थे न्यू क्लासिकल के अंदर भी। वो फेज कौन कौन से थे? एक था रेस्टोरेशन एज जो 1660 से 1700 तक चला। ये जो एज है इट बिकम व्हेन चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन, ड्रामा बिकेम पॉपुलर अगेन, स्पेशली रेस्टोरेशन कॉमेडी which showed the manners and lifestyle of fashionable society. The most important writer of this period, John Dryden. फिर ऑगस्टन एज जो कि 1700 से 1745 रहा, नेम्ड आफ्टर द रोमन एम्परर ऑगस्टस। ये रोमन एम्परर ऑगस्टस के नाम के ऊपर ही इस एज का नाम है। रेन वाज नोन फॉर ग्रेट लिटरेचर। राइटर्स एडमायर्ड क्लासिकल स्टाइल, एम्फेसाइज ऑर्डर, रिफाइनमेंट एंड विट। सटायर बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। द मोस्ट फेमस राइटर्स वर अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप जो हीरोइक कपलेट के लिए जाने जाते हैं, और जोनाथन स्विफ्ट। फिर आया एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी इसमें फेज था ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी। दिस पीरियड ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन आफ्टर सैमुअल जॉनसन। इसको जॉनसन की एज के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ड्यूरिंग दिस टाइम लिटरेचर बिगिन टू शो मोर इंटरेस्ट इन इमोशंस। अब इमोशंस पर ध्यान देने लगे लोग, सिंपैथी, ह्यूमन फीलिंग्स पर ध्यान देने लगे। दीज आइडियाज ग्रेजुअली प्रिपेयर्ड द वे फॉर रोमांटिक मोमेंट, क्योंकि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, देखो वहां पर ना इमोशंस की बात आने लगी, सिंपैथी, ह्यूमन फीलिंग्स, और ये एक बना रहा है किस चीज की फाउंडेशन बना रहा है? रोमांटिक मोमेंट की, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो रोमांटिक मोमेंट ही आएगा। तो इसके कुछ मेजर ऑथर्स हैं, वो देख लीजिए। जॉन ड्राइडन, he was the most important writer of the restoration age, restoration age का सबसे important writer। अलेक्जेंडर पोप ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरी माने जाते हैं। जोनाथन स्विफ्ट है, सैमुअल जॉनसन है, ऑलिवर गोल्डस्मिथ है, मैनी मोर, बट कुछ के नाम ही मेंशन करे हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं द रोमांटिक पीरियड जो कि 1798 यानी कि लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ शुरू हुई थी और 1837 तक रही। इसमें भी कुछ फेजेस आए थे जिनको अपन जानेंगे, बट द रोमांटिक पीरियड बिगिन इन 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ये एक वेल नोन बात है जिसे कभी नहीं भूलना, अपने माइंड में प्रिंट कर लो। लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ में शुरू हो गया था, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज के कोलैबोरेशन की थी। द फ्रेंच रिवोल्यूशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रोमांटिक राइटर्स। फ्रेंच रिवोल्यूशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था रोमांटिक राइटर्स पर। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी इंस्पायर्ड टू सपोर्ट फ्रीडम एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। फैक्ट्रीज आ गई, अर्बन ग्रोथ होने लगी, विच मैनी रोमांटिक राइटर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दे बिलीव्ड इट डिस्ट्रॉयड नेचर एंड मेड लाइफ मैकेनिकल। अभी थोड़ा मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो चीजें सोसाइटी को बदलने लगी, लोगों को ना मतलब नेचर से दूर ले जाने लगी, ये लोग क्रिटिसाइज करने लगे। तो द पीरियड ऑल्सो सा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सच एज कैंपेन अगेंस्ट स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, विच इन्फ्लुएंस राइटर्स लाइक विलियम ब्लेक टू क्रिटिसाइज इनजस्टिस। हाँ, द लैंग्वेज ऑफ रोमांटिक राइटर बिकम सिंपलर, बहुत सिंपल थी, मोर नेचुरल देन द फॉर्मल लैंग्वेज। मतलब ये कहिए आम आदमी की लिखी हुई, आम आदमी के लिए, है ना। इट यूज ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड। William Wordsworth believed poetry should use the real language of men. William Wordsworth, meaning the everyday speech of ordinary people instead of artificial poetic language. फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड, इसमें भी जनरेशन थी दो। फर्स्ट जनरेशन जो थी ना वो थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, ब्लैक,
often use simple direct language to express deep emotions and spiritual idea. Second generation जो थी Byron, Shelley and Keats थी, used a more musical and imaginative and richly descriptive style. और आपको पता है ये जो जनरेशन थी ना दोनों, इन जनरेशन को और भी नाम से जाना जाता है, यानी ये जो जनरेशन है इस जनरेशन को और नाम से भी जानते हैं। इनका जो वर्क है, मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है, उसी हिसाब से इनको जाना जाता है। अब जो फर्स्ट जनरेशन है इनको लेक पोइट बोला जाता था, द लेक पोइट। द फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड मीन्स दे, ये जो पोइट्स थे ना ये रहते थे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में। दे फोकस्ड ऑन नेचर, एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देते थे। इमोशनल लाइफ जो होती थी ना ऑर्डिनरी पीपल की, उस पर ध्यान देते थे। इसके अंदर मैंने आपको बताया विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज एंड विलियम ब्लैक। देयर जॉइंट वर्क लिरिकल बैलेड जो 1798 में है, इट इज कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक लिटरेचर यू कैन से। और सेकंड जो जनरेशन है रोमांटिक पोइट की, द सेकंड जनरेशन अपेयर्ड इन द अर्ली 19th century. These poets were more rebellious and passionate than the first generation. The main poets of this group were Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats, and their work often expressed intense emotions, gary emotions, political ideas, and philosophical reflections on beauty and life. उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। रोमांटिक लिटरेचर emphasizes emotions, imagination and individuality rather than logic and strict rules. One major theme is nature, main major theme. Romantic poets saw nature as a source of beauty, peace, wisdom and spiritual inspiration. Another important idea is individual freedom and personal expression. ये रोमांटिक राइटर्स इस चीज़ की वैल्यू करते थे, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते थे। They valued originality and imagination. There was strong interest in the supernatural and mysterious, which led to the popularity of Gothic stories and legends, such as Frankenstein. Another important feature is the Byronic hero, a lonely, rebellious and passionate character who rejects society's rule. ये भी एक फीचर हुआ करता था इस टाइम का। द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट, जैसा मैंने आपको बताया जब पढ़ा रही थी उसी टाइम पे, कि रोमांटिक जो फर्स्ट जनरेशन है उनको लेक पोइट कहा जाता था, क्योंकि ये कहाँ रहते थे, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, सो दे वर कॉल्ड द लेक पोइट्स। ओके, सेकेंड जनरेशन और रोमांटिक पीरियड, ये सेकेंड जो थे ये अर्ली 19th century के अंदर आए। हाँ, इनमें लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले और जॉन कीट्स थे। देयर पोएट्री एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेस और मोमेंट यानी फेजेस जान लेते हैं अपन के, और कौन कौन से फेजेस जो है इसी में आते हैं। तो गॉथिक मोमेंट एक तो, ठीक है, रोमांटिक पीरियड ऑल्सो saw the growth of Gothic literature which explored the darker side of imagination. Gothic works जिसके अंदर मिस्ट्री रहती है, हॉरर होता है, सुपरनेचुरल इवेंट्स होते हैं, हॉन्टेड प्लेसेस वगैरह दिखाए बताए जाते हैं, एंड साइकोलॉजिकल फियर। तो एक फेमस एग्जांपल इज मैरी शेलेज फ्रैंकेनस्टाइन, 1818 की है। द विजनरी और रिवोल्यूशनरी मोमेंट, ये भी आया था। सम राइटर स्पेशली विलियम ब्लैक, जिन्होंने इसको यूज किया लिटरेचर टू एक्सप्रेस स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल आइडियाज। विलियम ब्लैक बिलीव्ड दैट आर्ट शुड चैलेंज ऑपरेशंस एंड इंस्पायर सोशल एंड स्पिरिचुअल चेंज, ये विश्वास करते थे। तो कुछ मेजर ऑथर्स और जान लो, हैं तो बहुत सारे, बट कुछ ही पाँच सात ही आपके साथ में डिस्कस करें। लेकिन जब अपन एक एक को लेंगे ना, एक एक राइटर को, तो डिटेल से फिर बताएंगे। ये विलियम वर्ड्सवर्थ है इसमें, जो कि सेंट्रल पॉइंट माने जाते हैं रोमांटिसिज्म के। एस.टी. कॉलरेज हैं, लॉर्ड बायरन है, पी.बी. शेले हैं, जॉन कीट्स है, जेन ऑस्टिन है। अब हम द विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस करेंगे, जो 1837 से स्टार्ट हुआ, 1901 तक चला। द विक्टोरियन पीरियड इज नेम्ड आफ्टर, नाम से ही पता लग रहा है आपको, क्वीन विक्टोरिया के पीछे इनका नाम हुआ, हु रूल्ड ब्रिटेन फ्रॉम 1837 to 1901. This was a time of great change in Britain. बहुत बड़ा चेंज आया था ब्रिटेन में उस टाइम। द कंट्री एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी, साइंटिफिक प्रोग्रेस होने लगी, एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो है ना वो फैलने लगा, एक्सपेंशन होने लगा उसका। पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, गांव से शहरों की तरफ भागने लगे, फैक्ट्रीज में लोग काम करने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो क्रिएटेड सीरियस सोशल प्रॉब्लम सच एज ओवरक्राउडेड slums, poor living conditions, long working hours for men and women and children. Another major development was crisis of faith. होने लगा, क्योंकि जब इस तरह का चेंज आता है तो क्राइसिस तो होगा ना फेथ का। चार्ल्स डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज challenged traditional religious belief and created debates between science and religion. चार्ल्स डार्विन की जो इसके ऊपर इन्होंने इस प्रेजेंट किया है, ये चैलेंज किया है इन्होंने ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ और क्रिएटेड अ डिबेट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। द लैंग्वेज ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर जो थी वो फॉर्मल थी, डिस्क्रिप्टिव थी और डिटेल्ड थी। राइटर ऑफन यूज लॉन्ग केयरफुली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस
वो डिस्क्राइब करने के लिए करेक्टर सेटिंग और सोशल लाइफ को वो मतलब बहुत ही केयरफुली स्ट्रक्चर करते थे सेंटेंस को. विक्टोरियन सोसाइटी वैल्यूड पोलाइटनेस एंड प्रॉपर बिहेवियर, सो राइटर समटाइम्स यूज्ड euphemism to avoid direct mention of sensitive topics. This period also helped developed standard English, work on Oxford English Dictionary aimed to record and define English vocabulary. इसका main aim यही था. Novelists often used different dialects and styles of speech to represent various social classes, which increased realism in Victorian fiction. आगे देखिए, विक्टोरियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स रियलिज्म के लिए जाने लगा एंड कंसर्न फॉर सोशल इश्यूज. मेनी नॉवेल्स वर सोशल प्रॉब्लम और कंडीशन ऑफ इंग्लैंड. बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए सोशल प्रॉब्लम पे, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड पे, फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, पुअर हाउसिंग एंड इनइक्वालिटी, क्योंकि उस समय पे यही सब देखने को मिल रहा था. अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज रिलीजियस डाउट, बढ़ने लगा था ना लोगों का, एंड साइंटिफिक थिंकिंग. एज साइंस डेवलप्ड मैनी पीपल बिगन क्वेश्चनिंग, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार होने लगा वैसे वैसे लोगों की जो पहले की जो सोच बनी हुई थी, जो बिलीफ बने हुए थे, जो ट्रेडिशंस पे जो बिलीफ थे, उनके ऊपर लोग सवाल उठाने लगे. एंड राइटर्स एक्सप्लोर्ड दीज स्ट्रगल इन देयर वर्क. Victorian literature also developed deep psychological characters, showing human emotions and motivations in detail. Toward the end of the period, literature introduced the idea of the new woman, showing women as independent and educated. ये चीज मेन आई थी जब पीरियड का एंड होने लगा था. ठीक है, अब इसमें कुछ फेजेस थे, यानी कुछ एजेस मोमेंट जो इसके अंदर भी है. एक तो रियलिज्म, ट्राई टू शो एवरीडे लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज. तो राइटर्स जो थे फोकस करने लगे थे ऑर्डिनरी लोगों पर, सोशल प्रॉब्लम्स पर. हीरोइक स्टोरीज जो है वो छोड़ दी थी कहीं उन्होंने दूर. हीरोइक स्टोरीज के बजाय वो अब फोकस करने लगे थे आम लोगों पर, आम जो प्रॉब्लम्स है समाज के अंदर, जो समस्याएं हैं उनके ऊपर. फिर प्री रैफेलाइट मोमेंट भी आया जो 1848 से 1860 तक रहा. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय आर्टिस्ट एंड पोइट्स हु एडमायर्ड द आर्ट बिफोर द पेंटर रैफेल. दे फोकस्ड ऑन ब्यूटी, symbolism and medieval themes. Their poetry often used rich imagery and detailed descriptions. एक एस्थेटिक मोमेंट भी आया जो 1880 से स्टार्ट होकर 1901 तक चला. दिस मोमेंट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ आर्ट ऑफ फॉर आर्ट सेक. इस आइडिया को प्रमोट किया है इन्होंने, आर्ट फॉर आर्ट सेक को. राइटर्स बिलीव्ड दैट आर्ट शुड फोकस ऑन ब्यूटी एंड स्टाइल, नॉट मोरल लेसन और सोशल रिफॉर्म. सिर्फ ब्यूटी और स्टाइल के ऊपर फोकस होना चाहिए. मेजर ऑथर इसमें चार्ल्स डिकन्स रहे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी एंड ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड वाज अ लीडिंग राइटर ऑफ एस्थेटिक मोमेंट. और ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है फेमस है उसके लिए, और चार्ल्स डिकन्स जो है ये तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट रहे हैं. अब हम मॉडर्न पीरियड की बात कर लेते हैं. मॉडर्न पीरियड जो कि 1901 से 1945 तक रहा है. मॉडर्न पीरियड बिगन in the early 20th century. This period started around the reign of King Edward VII. King Edward VII जो है उसके शासनकाल के आसपास का है, and continued till the end of World War II. कंटिन्यू रहा till the end of World War II. वर्ल्ड वॉर जो कि फर्स्ट जो कि 1914 से 1918 तक रहा, destroy the optimism of 19th century and created a generation of disillusioned writers known as the lost generation. इसने मतलब ये कहिए आपकी जो 19th सेंचुरी का जो ऑप्टिमिज्म था ना उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, एंड क्रिएटेड अ जनरेशन, एक ऐसी जनरेशन बन गई जो डिसिल्यूजन्ड थी, राइटर्स नोन एज द लॉस्ट जनरेशन. फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो कि 1939 से 1945 तक रहा. लेटर इंक्रीज फीलिंग ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से लोगों में डर और अनसर्टेनिटी का जो है ना फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी. ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 से 1939 का पीरियड माना जाता है, विच कॉज्ड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि दो बड़े बड़े युद्ध खत्म हुए थे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा फैल गई थी. तो राइटर्स बिगन टू एक्सप्लोर थीम्स सच एज सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल. ऐसा ही माहौल था. न्यू आइडियाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस राइटर्स. द साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड introduced theories about the human mind and unconscious thoughts. सिगमंड फ्रॉइड जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा. द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर बिकम डिफरेंट फ्रॉम विक्टोरियन. ये जो मॉडर्न लिटरेचर था ना ये बिल्कुल विक्टोरियन से अलग था. राइटर्स फेल्ट दैट ट्रेडिशनल लैंग्वेज कुड नॉट एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स मॉडर्न वर्ड. ये सोचते थे कि जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है ना वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएगी आज की कॉम्प्लेक्स मॉडर्न वर्ड को. वन इंपॉर्टेंट टेक्निक वाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये टेक्निक आई
which shows the continuous flow of characters' thought and feelings, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ की मतलब कहा ही नहीं जा सकता, मतलब उनका मुकाबला ही नहीं है. राइटर्स सच एज जेम्स जॉयसी एंड वर्जीनिया वुल्फ यूज दिस मेथड. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है. अनदर डेवलपमेंट वाज images. Imagism, a movement led by Ezra Pound, which encouraged the use of clear, precise words to create strong images. Modern writers often use fragmented language and many literary references. For example, T.S. Eliot की वेस्टलैंड के अंदर है, उन्होंने माइथोलॉजी से रेफरेंसेस लिए, हिस्ट्री से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से. तो T.S. Eliot's The Wasteland includes references to mythology, history and different languages. Modern literature is known for new ideas and experimental writing. Modern literature माना जाता है नए ideas के लिए और experimental writings के लिए. Fragmentation, stories often move between different times, memories and perspectives instead of following a simple chronological order. पहले जैसे लिखा जाता था ना कि भाई शुरुआत में जन्म हुआ बच्चे का, फिर उसका वो बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, कॉलेज गया, प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, मतलब इस तरह से एक लाइफ की क्रोनोलॉजी जो चलती है ना, उस तरीके से नहीं थी कहानियाँ. अब डिफरेंट मीन्स मेमरीज जो जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से मतलब बनने लगी थी. स्टोरीज ऑफन मूव्ड बिटवीन डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट मेमरीज एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. मॉडर्न लिटरेचर ऑल्सो फोकसेज ऑन साइकोलॉजिकल रियलिज्म, एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर्स इमोशंस, मेमोरीज एंड हिडन डिजायर. उनको एक्सप्लोर करने लगे क्योंकि क्राइसिस का टाइम देखा था लोगों ने, तो उस चीज का इम्पैक्ट था. Many works present subjective viewpoints, meaning the story reflect a character's personal perspective rather than objective truth. अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है. राइटर ऑफन यूज एल्यूजन्स यूज करने लगे, माइथोलॉजी से उठाने लगे, हिस्ट्री से उठाने लगे, और पहले का जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसमें से. विच समटाइम मेक मॉडर्न वर्क कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग, जिसकी वजह से मॉडर्न वर्क्स जो है थोड़े से पेचीदा, थोड़े कॉम्प्लेक्स और थोड़े चैलेंजिंग भी हो गए थे. कुछ इसमें फेजेस आए, वो कौन कौन से थे. एक तो था द एडवर्डियन एज, जो कि नाम से आपको पता चल रहा है कि एडवर्ड जो है 7th जो है उनके शासनकाल के टाइम का है ये. तो द एडवर्डियन एज जो कि 1901 से 1914 तक रही है ना, ये पीरियड जो है ये किसके शासनकाल के टाइम, एडवर्ड 7th के शासनकाल के टाइम पे रहा है. तो लिटरेचर स्टिल शोड सम विक्टोरियन इन्फ्लुएंस, बट राइटर्स बिगन राइटिंग अबाउट मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम्स. फिर जॉर्जियन एज आई, जो 1910 से 1936 के बीच मानी जाती है. दिस पीरियड इज कनेक्टेड विद द रेन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ. अर्ली जॉर्जियन पोइट्री फोकस्ड ऑन सिंपल लैंग्वेज और नेचर, सिंपल लैंग्वेज और नेचर के ऊपर जोड़ देते हैं. फिर मॉडर्निज्म was the most important literary movement of this period. Modernist writers rejected traditional writing style and experimented with new forms and structures. Their works often shows the broken and confusing nature of modern life. एक एग्जिस्टेंशियलिज्म भी है. एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक फिलोसफिकल आइडिया दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन लाइफ, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट सेज दैट पीपल मस्ट क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ थ्रू देयर चॉइसेस. लोगों को अपना मतलब ये कहते थे कि पीपल मस्ट क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ थ्रू देयर चॉइसेस, अपनी खुद की चॉइसेस के हिसाब से. Existentialist works often show characters who feel alone, anxious and uncertain about life. फिर वार पोइट्री भी थी इस टाइम में. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इंस्पायर्ड मैनी पोइट्स टू राइट अबाउट द रियल हॉरर्स ऑफ वार. वार पोइट्री डिस्क्राइब द पेन, फियर, सफरिंग. यू नो वेरी वेल, ये तो क्लियर है. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कुछ मेजर ऑथर्स जो हैं जो इस टाइम के थे वो टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयसी, डी.एच. लॉरेंस, और भी बहुत है बट कुछ के नाम यहाँ मेंशन करें. अब बात कर लेते हैं द पोस्ट मॉडर्न पीरियड की. पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो 1945 से 1990 तक माना जाता है. तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में. द वॉर कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन. वो तो ऑब्वियस है कि वॉर जो है ग्रेट डिस्ट्रक्शन का रीजन बनी एंड चेंज पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ अराउंड द वर्ल्ड. द कोल्ड वॉर जो कि 1947 से 1991 के बीच में रही है बिटवीन द कैपिटलिस्ट जो थे वेस्ट के और जो कम्युनिस्ट थे ईस्ट के, इन्होंने फियर क्रिएट किया न्यूक्लियर वॉर का. पॉलिटिकल टेंशन विच इन्फ्लुएंस लिटरेचर. In the 1950s and 1960s, television, advertising, and popular culture became powerful influences. Thinkers introduced the idea of hyper reality, where
मीडिया इमेजेस समटाइम्स सीम्स मोर रियल देन रियलिटी। और ये पीरियड जो है इसने देखा डीकोलोनाइजेशन एज मैनी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड द कैरिबियन गेन्ड इंडिपेंडेंस। आप भी जानते हैं हम खुद इंडियंस जो है उस समय पे आज़ाद हुए थे। तो राइटर्स फ्रॉम दीज रिलीजन्स बिगन एक्सप्रेसिंग देयर ओन आइडेंटिटीज एंड हिस्ट्रीज। In the postmodern period, language was often seen as uncertain and flexible, not as a simple way to describe reality. Writer ने यूज करी लैंग्वेज बिल्कुल प्लेफुल और एक्सपेरिमेंटल तरीके से, जिसमें आयरनी उन्होंने यूज करी, पैरोडी यूज करी, ब्लैक ह्यूमर यूज करा, इवन व्हेन डिस्कसिंग सीरियस टॉपिक। जबकि वो सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस समय भी उन्होंने आयरनी, पैरोडी और ह्यूमन ब्लैक ह्यूमर जो है वो यूज किया। Passage where writers mix different styles and types of language such as literary writing, slang, advertising language और popular culture, ये सब यूज करने लगे जिसको पैस्टेज बोलते हैं। ये सारी चीजें इस्तेमाल होने लगी। पोस्ट मॉडर्न वर्क ऑल्सो यूज मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन भी इन्होंने यूज करा, where the text talks about itself or reminds reader that it is a fictional story, इसे मेटाफिक्शन बोलते हैं। Writers sometimes use fragmented sentences and unusual structures to show the confusion and complexity of modern life. Postmodern literature is known for experimentation. एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जाना जाने लगा एंड ब्रेकिंग ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल जो रूल बने आ रहे थे ना उनको तोड़ रहे थे ये। मोर इम्पॉर्टेंट एक फीचर फ्रेगमेंटेशन। स्टोरीज में नोट अलाउ अ सिंपल बिगनिंग, मिडल और स्ट्रक्चर, ये चीज़ नहीं था। मतलब कि शुरुआत होगी फिर बीच में मतलब बीच की कहानी दिखाई जाएगी और फिर एंड होगा। जैसे कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि फ्लैशबैक चलती है स्टोरी, है ना, पहले बाद का पहले दिखा देते हैं और जो पहले हुआ वो बाद में दिखाते हैं। तो इंसिड दे में हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट, ब्रोकन टाइमलाइंस, मिक्स नरेटिव्स, इस तरह का इनका नेचर बन गया था। पोस्ट मॉडर्न वर्क्स ऑफन यूज इंटरटेक्चुअलिटी, मीनिंग दे रेफर्स टू और कंबाइन आइडियाज फ्रॉम अदर बुक्स, फिल्म्स एंड कल्चरल टेक्स्ट, उनसे आइडियाज लेने लगे। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स आर ऑल्सो स्केप्टिकल और of grand narratives, meaning big universal explanations such as religion, science, political ideologies. Instead, they focus on multiple smaller perspectives and personal stories. बहुत सारी ओके इसमें भी कुछ फेजेस आए बाद में। एक तो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये था, ये मोमेंट डेवलप हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। इट शोज द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ कैन सीम मीनिंगलेस और इरेशनल। Plays often shows characters in strange or repetitive situation, highlighting feeling of loneliness and uncertainty. ये theater of the observed के अंदर magic realism mixes realistic setting with magical or supernatural elements that are treated as normal. ये स्टार्ट हुआ। कन्फेशनल पोइट्री आई इस टाइम पे। दिस टाइप ऑफ पोइट्री focus on personal experiences and emotions including topics such as trauma, mental illness, family life. कन्फेशनल पोइट्री थी। तो इसके कुछ जो मेजर जो ऑथर उनमें सैमुअल बैकेट, ओके, जॉर्ज ऑरवेल था, टोनी मॉरिसन था, सलमान रश्दी, मार्गरेट एटवुड, उसके अलावा कर्ट वोनगुट, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज भी, थॉमस पिंचन, मिलान कुंदेरा, ये सब भी हैं। अब हम द कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड की बात कर लेते हैं जो 1990 से स्टार्ट माना जाता है और प्रेजेंट टाइम तक चल ही रहा है। द कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड बिगन अराउंड 1990 एंड कंटिन्यूज टुडे। इट डेवलप्स इन ए वर्ल्ड शेप्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। आप जानते ही हैं आज के बारे में तो बहुत अच्छे से, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और पॉलिटिकल चेंजेस। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1889 से 1991 जो रहा था तो क्रिएटेड मोर कनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया। डिजिटल रिवोल्यूशन आई इंक्लूडिंग द इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन्होंने लिटरेचर को जैसे चेंज ही कर दिया। कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश होगा, कैसे पढ़ा जाएगा, इस चीज को ही बदल दिया। तो राइटर्स कैन नाउ रीच रीडर्स थ्रू ई बुक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइटर्स पहुंचने लगे रीडर्स तक। मेजर ग्लोबल इवेंट्स जो आए, सितंबर 11 अटैक जो हुआ, वार इन द मिडल ईस्ट, क्लाइमेट चेंजेस, सोशल जस्टिस मूवमेंट, इन्होंने भी लिटरेरी थीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, जिन्होंने बहुत सारे नए वर्ड हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बहुत सारे वर्ड, शॉर्ट फॉर्म जैसे टोल है, फोमो है, हैशटैग, इस तरह से मतलब बहुत सारे चीज़ें जो है चेंज हुई हैं। इंग्लिश टुडे एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स नोन एज वर्ड इंग्लिशेज, ओके। राइटर्स ऑफन मिक्स इंग्लिश विद लोकल लैंग्वेजेस। इंग्लिश भी तो बोलते हैं ना हम लोग, इंग्लिश भी तो होती है, टाइपिंग करते हैं जब अपन मैसेज वगैरह, तो
dialects, practical code switching, you can say, correct, to reflect multicultural societies. Contemporary language often prefers direct, conversational, and colloquial expression. Writers use everyday speeches and simple vocabulary to create authentic and relatable writing. आज की राइटिंग्स जो थी, अब इसमें मेटामॉडर्निज्म often seen as the successor to postmodernism. It combines modern sincerity with postmodern irony. दोनों चीजों का मिक्सअप कंबाइन करने लगे मॉडर्न सिंसियरिटी को पोस्ट मॉडर्न आयरनी के साथ में. राइटर्स ट्राई टू परस्यू मीनिंगफुल गोल्स while understanding the complexity of modern life. न्यू सिंसियरिटी मीन्स ये डेवलप हुई 1990s as a reaction against the irony of postmodern culture. It emphasizes honesty, empathy, emotional connection. अच्छा, ट्रांसलेशनलिज्म, ग्लोबल लिटरेचर, ये मूवमेंट भी आया, रिफ्लेक्ट द ग्लोबल नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. राइटर्स एक्सप्लोर माइग्रेशन, डायस्पोरा, कल्चर हाइब्रिडिटी, शोइंग हाउ पीपल लिव बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट रहा था. और इसके भी कुछ मेजर ऑथर जो हैं, जिनमें काजुओ इशिगुरो है, उसके अलावा मार्गरेट एटवुड है, जेडी स्मिथ है, अरुंधति रॉय है, चिमामांडा नगोजी अदिची हैं. तो ये कुछ मेजर ऑथर जो हैं वो हमने यहाँ मेंशन करे हैं. तो ब्रीफली आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. ब्रीफ तरीके से एक ट्रिक के साथ में आप सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकली आप इसको याद कर सकते हैं. और डिटेल से तो हम अब आने वाले हर एक वीडियो में, मतलब जो भी हम हिस्ट्री से रिलेटेड अब टॉपिक उठाएंगे उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे हर एक छोटे छोटे टॉपिक को. तो एक लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत के लिए बनता ही है. शेयर कर दीजिए ताकि जो भी नीडी है उनके पास से पहुँच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.